हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे जैसे पॉलीग्राफ है, नार्को एनालिसिस है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट है। ये सारे जो टेस्ट हैं क्या होते हैं, कैसे ये वर्क करते हैं और इनकी लीगलिटी क्या है इंडिया में। मतलब बेसिकली इनके लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट्स जो है उनके द्वारा क्या बोला जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी हाउस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि अभी रिसेंटली ऐसा क्या हुआ कि क्यों ये न्यूज़ में है। तो अभी रिसेंटली जो उत्तर प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा यहाँ पे डिसाइड किया गया है कि जैसे पॉलीग्राफ का टेस्ट है या फिर नार्को एनालिसिस के जो भी टेस्ट हैं, ये सारे टेस्ट किए जाएंगे उन सारे लोगों पे जो हाथरस के जो केस था गैंग रेप वाला, उसमें जो भी अक्यूज्ड लोग हैं या फिर जो भी पुलिस पर्सनल इन्वॉल्व हैं उन सब पे ये सारे पॉलीग्राफ और नार्को एनालिसिस के टेस्ट हैं, ये सारे किए जाएंगे और एज ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनको कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये जैसे पॉलीग्राफ टेस्ट है या फिर नार्को एनालिसिस टेस्ट है, उसके अलावा जो ब्रेन मैपिंग का जो टेस्ट है, इन सबको बोला जाता है DDT। DDT मतलब डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट के नाम से इन सारे टेस्ट को जाना जाता है, जिनकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्लिनिकल वाइज। अगर हम देखें, साइंटिफिकली देखें, इथिकली भी देखें, तो इनका इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये सारे जो टेस्ट हैं इनका मेनली जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन अगर निकलवानी हो किसी भी अक्यूज्ड पर्सन से, और वो इन्फॉर्मेशन जो वो खुद विद होल्ड कर सकता है, खुद के पास में ही रख सकता है, वैसे बता नहीं सकता, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को इस टाइप के जो टेस्ट हैं उन सब के जरिए निकाला जाता है। मेनली इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में, जिसको कि लाई डिटेक्टर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बेसिकली होता है क्या है कि जैसे जो भी हमारे फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर जो हमारा होता है, पल्स हो, रेस्पिरेशंस जो होती हैं, या फिर स्किन की जो कंडक्टिविटी होती है, उन सारी चीज़ों को मेज़र किया जाता है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उस प्रोसेस के द्वारा वहाँ पे एनालिसिस किया जाता है। मतलब नॉर्मली अगर देखा जाए कि एक नॉर्मल पर्सन का जो जो भी ये ब्लड प्रेशर क्या होता है, पल्सेस क्या होती हैं, रेस्पिरेशंस क्या होता है, स्किन की कंडक्टिविटी कैसी होती है, ये मेज़र होता है। ठीक है, उसके बाद में फिर मान लो किसी पर्सन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर जैसे उसके ब्लड प्रेशर या फिर पल्सेस वगैरह में जो भी चेंजेस आता है, उन सबको यहाँ पे जो ये लाई डिटेक्टर टेस्ट इसको बोल सकते हैं या फिर पॉलीग्राफ का जो टेस्ट है, इसके द्वारा ग्राफ पे एक मेजरमेंट किया जाता है और उस मेजरमेंट के थ्रू ही यहाँ पे पता चलता है कि वो पर्सन झूठ बोल रहा है या फिर नहीं बोल रहा है। मतलब यहाँ पे जो मेन अजम्पशन लगाया जाता है वो ये लगाया जाता है कि जो फिजियोलॉजिकल जो रेस्पॉन्सेस होते हैं वो सब एक पर्सन के द्वारा जब झूठ बोला जाता है या फिर सच बोला जाता है, उस टाइम के डिफरेंस को उनके द्वारा एनालिसिस किया जा सकता है। और वहाँ पे जैसे जो भी चेंजेस होते हैं उसके जो ब्लड प्रेशर है या फिर पल्सेस वगैरह में जो भी चेंजेस होते हैं, उन सबको एक न्यूमेरिकल वैल्यू से असाइन किया जाता है। और हर रेस्पॉन्स की यहाँ पे बात की जा रही है, जो भी रेस्पॉन्स होते हैं एक एक रेस्पॉन्स को न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में असाइन किया जाता है। और फिर बाद में पूरा कैलकुलेशन करने के बाद में फिर बाद में देखा जाता है कि वो पर्सन झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है। मतलब बेसिकली उसकी जो अनसर्टेनिटी है उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन लगाई जाती है। और फर्स्ट टाइम जब इसका यूज़ किया गया था वो किया गया था 19th सेंचुरी में। एक इटालियन क्रिमिनोलॉजिस्ट है जिनका नाम था केसर लैम्ब्रोसो, उनके द्वारा ये जो मशीन थी इसको यूज़ किया गया था। इसमें बेसिकली उस टाइम पे जब यूज़ किया गया था तो जो ब्लड प्रेशर का है जो मेन फोकस रखा गया था, मतलब जो भी चेंजेस ब्लड प्रेशर में देखे गए थे उन सब पे ही यहाँ पे फोकस रखा गया था 19th सेंचुरी में जो इसका फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था। तो उस टाइम पे अब जो सेकंड है वो है नार्को एनालिसिस टेस्ट। ठीक है, इसको नार्को टेस्ट के नाम से भी हम बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे कोई भी पर्सन जो है उसके अंदर ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है, जिस ड्रग का नाम है सोडियम पेंटाथोल। ठीक है, इस ड्रग से होता क्या है, जैसे मान लो किसी भी पर्सन के अंदर अगर इसको इंड्यूस किया जाता है तो उसका जो हिप्नोटिक बिहेवियर तरीके से इसका काम करता है। मतलब होगा ये, जैसे मान लो कोई भी सब्जेक्ट है तो जब इस ड्रग को उसमें इंड्यूस किया जाएगा तो उसके बाद में जो उसके सब्जेक्ट की जो इमेजिनेशन है वो पूरी तरीके से बंद हो जाती है, मतलब एक तरीके से वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। और उसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन उसके पास में पहले से ही होती है, अगर मान लो किसी चीज़ के बारे में उससे पूछा जा रहा है, उसके पास में जो पहले से ही स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो ही वो डायरेक्ट बोल पाता है। उसकी जो इमेजिनेशन है उसकी वजह से, मतलब जैसे अगर मान लो कोई झूठ बोलता है तो क्या करता है, जब
मान लो उससे कोई चीज़ पूछी जाएगी तो वो अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से कुछ और बताता है। और यहाँ पे ये जो टेस्ट है नार्को एनालिसिस का, इसमें उसकी इमेजिनेशन जो होती है उसको ही न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। तो उसके पास में कोई और चीज़ मतलब खुद से इमेजिन करने की कंडीशन में वो होता नहीं है। तो जो उसके पास में इंफॉर्मेशन होती है उस टॉपिक से रिलेटेड, वो उस इंफॉर्मेशन को दे देता है। और ये जो नार्को एनालिसिस है जिसमें इस ड्रग को यूज़ किया जाता है, सोडियम पेंटोथॉल, इस ड्रग को ट्रूथ सीरम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और जैसे एंथनीशिया का जो होता है, मतलब कि सर्जरी के टाइम पे भी, एंथनीशिया के टाइम पे भी इस टाइप की जो ड्रग्स हैं उन सब के काफ़ी हैवी डोज दिए जाते हैं। और इसका जो यूज़ है नार्को एनालिसिस टेस्ट का वर्ल्ड वॉर सेकंड में काफ़ी ज़्यादा बताया जाता है उस टाइम पे। जैसे इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के लिए इस नार्को एनालिसिस टेस्ट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया था। और ये जो नार्को एनालिसिस का टेस्ट है, इस टाइप के जो भी टेस्ट होते हैं, मतलब जो भी डीडीटी के टेस्ट हैं, इन सबको एक थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट की तरह बोला जा सकता है। मतलब जब भी डिबेट्स वगैरह चलती हैं तो इस टाइप के स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा आते हैं। मतलब इसको बेसिकली देखा जाए तो ये बोला जाता है कि जैसे जो टॉर्चर होते हैं, जो भी सस्पेक्ट होते हैं, उनके रिलेटेड जो भी टॉर्चर्स होते हैं, उन सब में एक सॉफ्टवेयर अल्टरनेटिव है टॉर्चर का, जो भी ये डीडीटी के टेस्ट होते हैं ये सारे। अब यहाँ पे थर्ड आता है हमारा ब्रेन मैपिंग टेस्ट, जिसको कि P300 टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें होता क्या है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वो जनरेट किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पोटेंशियल्स है उन सबको प्रोड्यूस किया जाता है, जो भी हमारी न्यूरोनल एक्टिविटीज़ जो ब्रेन्स में होती हैं। मतलब अगर सिंपल टर्म्स में देखा जाए तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर नॉर्मल किसी पर्सन को बैठा देते हैं, फिर उसके बाद में जैसे हमारा जो नॉर्मल ब्रेन होता है वो यूनिक ब्रेन वेव का एक पैटर्न को जनरेट करता है। और उन सारे पैटर्न्स को इलेक्ट्रोड के, जैसे एक कवर होता है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रोड्स को सेट कर देते हैं, ठीक है, और फिर उसको किसी पर्सन के हेड पे रख देते हैं। और जब पर्सन के द्वारा इस, जिस मान जब उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक नॉर्मल सिस्टम होता है, किसी भी ब्रेन का जो सिस्टम होता है जिसको कि यूनिक ब्रेन वेव पैटर्न के नाम से जानते हैं। मतलब एक हर ब्रेन का एक यूनिक पैटर्न होता है, उसको नॉर्मल एनालिसिस किया जाता है। फिर उसके बाद में जब उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जब उस पर्सन जो है उस सिमिलर जो स्टिमुलस जो होता है, मतलब कि सिमिलर सिचुएशंस में जब वो पर्सन एनकाउंटर करता है, तब जाके उसका जो ब्रेन का जो ये वेव पैटर्न जो है ये चेंज होता है। तो इस चेंज को ही ये जो ब्रेन मैपिंग का टेस्ट है या फिर P300 का जो टेस्ट है, इसमें एनालिसिस किया जाता है और इसके थ्रू ही उस पर्सन से इंफॉर्मेशन को निकाला जाता है। और इंडिया में जो ये टेस्ट है इसको बोला जाता है ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल टेस्ट या फिर P300 वेव्स टेस्ट के नाम से इंडिया में इसको जाना जाता है। और ये जितने भी डीडीटी है, मतलब डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट जो है, इन सारे के कुछ बहुत सारी लिमिटेशंस है। मतलब कि साइंटिफिकली अगर हम देखें तो इनमें से कोई भी मेथड जो है उसको साइंटिफिकली 100% करेक्ट या फिर 100% उसकी सक्सेस रेट नहीं मानी जा सकती है। ओके। और जैसे जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इन सारे टेस्ट के, जो भी इंडिविजुअल होते हैं या फिर जो भी मतलब सस्पेक्ट्स होते हैं, उन सब पे, उनमें जो वीकर सेक्शंस होते हैं सोसाइटी के, उन सब पे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि उनके पास में इसकी अवेयरनेस नहीं होती है कि क्या उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, और उनके जो लीगल एडवाइस होती है वो उसको भी अफोर्ड करने में वो मतलब अनेबल होते हैं। पैसे वगैरह की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसी सिचुएशंस में वो मतलब लीगल एडवाइस भी नहीं ले सकते, और ना ही उनको पास इंफॉर्मेशन है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, क्या फंडामेंटल राइट हैं क्या नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में उनका एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा हो सकता है, मतलब ज़्यादा होता है इस टाइप के जो टेस्टेस होते हैं उन सब में। और इसके साथ साथ जैसे कई सारे फ्यूचर अब्यूज़ भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, हरेसमेंट या फिर सर्वेलेंस। मतलब कि अगर एक एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो मतलब फ्यूचर अब्यूज़ में ऐसे देख सकते हैं हम, जैसे मान लो कोई भी सस्पेक्ट है, ठीक है, उसके बाद में उसका इस जैसे नार्को एनालिसिस का टेस्ट किया, उसके बाद में उसकी जो वीडियो की जो होती है उसको अगर मीडिया को लीक कर दिया जाए तो उसकी तो पूरी लाइफ चली जाएगी। तो इस टाइप के जो सिचुएशंस होते हैं, इस टाइप के मतलब सिचुएशंस या फिर जो अब्यूज़ हरेसमेंट जो होते हैं, उन सब की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है इन सारे टेस्ट के बाद में। अब यहाँ पे मेन चीज़ आती है कि इनके बारे में लीगल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट इंडिया में क्या है। तो 2010 में एक केस आया था, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। तो उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, उसके द्वारा बोला गया था कि कोई भी लाई डिटेक्टर या फिर पॉलीग्राफ का जो टेस्ट है वो एडमिनिस्टर नहीं होना चाहिए बिना अक्यूज्ड पर्सन जो है उसकी कंसेंट के। और उसके साथ जैसे जो पर्सन्स वॉलेंटियरली बोलते हैं, ठीक है,
कि उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट हो जाए, ठीक है। मतलब पहले उनकी जो कंसेंट ली जाती है, तो उसके बाद में उनके जो लॉयर होगा, उसके साथ साथ जैसे जो लॉयर होगा उसके अलावा जैसे पुलिस ऑफिसर जो होंगे, उन सब के द्वारा जो भी ये टेस्ट हैं, इनके द्वारा जो भी फिजिकल चेंजेस उनमें आएंगे, इमोशनल चेंजेस जो आ सकते हैं, और इसकी क्या लीगल इम्प्लीकेशंस है, इन सब के बारे में पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन उस पर्सन को दी जाती है जिस पे ये टेस्ट किए जाते हैं। और ये सारे जो टेस्ट हैं, जैसे जो भी डीडीटी के टेस्ट हैं, इन सब में जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको एज ए कन्फेशन कंसीडर नहीं कर सकते। बट हालांकि उसको जैसे जो भी इंफॉर्मेशन निकलती है, जैसे कोई भी अक्यूज पर्सन है उसके द्वारा वॉलेंटरली साइन अप किया गया है कि वो इस टेस्ट को दे सकता है, ठीक है। तो उसके बाद में जैसे जो भी इंफॉर्मेशन निकलती है या फिर मटेरियल सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्स किए जाते हैं, तो उसके बाद में उन सब इंफॉर्मेशंस को एज ए एविडेंस तो सबमिट किया जा सकता है, बट उसको कन्फेशन कंसीडर नहीं किया जा सकता। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा रेफर किया गया था फंडामेंटल राइट, ठीक है। फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल 20 है उसका पार्ट 3, जिसमें बेसिकली सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट में राइट दिए जाते हैं अक्यूज्ड पर्सन को, जिसमें ये बोला जाता है, ये जो आर्टिकल 20 का पार्ट 3 इसमें बेसिकली ये बोला जाता है कोई भी अक्यूज पर्सन जो है उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो खुद के अगेंस्ट में ही एक विटनेस बने। ओके, अब यहाँ पे एक केस और हुआ था, ठीक है। वो था 1997 का, जो कि डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था कि जैसे इनवॉलेंटरली अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है कोई भी पॉलीग्राफ टेस्ट या फिर नार्को टेस्ट का, वो बेसिकली क्रूल माना जाएगा, उसको इनह्यूमन माना जाएगा और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट उसको कंसीडर किया जाएगा। और इस यहाँ पे रेफर किया गया था आर्टिकल 21 को, जो फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 21 है, जिसको कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का जो फंडामेंटल राइट है, उसको यहाँ पे रेफर किया गया था। उसकी कॉन्टेक्स्ट में ही ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 1997 में रूलिंग दी गई थी, इसको दिया गया था। यहाँ पे बेसिकली जो राइट टू प्राइवेसी है उसका भी वायलेशन यहाँ पे माना जाता है। और इसके साथ साथ जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट 1871 का 1871 का जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये भी जो भी रिजल्ट्स आते हैं इन सारे टेस्ट के द्वारा उन सबको एज ए एविडेंस एडमिट नहीं करता है। ओके, तो यही थे कुछ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो भी ये डीडीटी के डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट, जो कि पॉलीग्राफ टेस्ट है या फिर नार्को एनालिसिस टेस्ट है या फिर ब्रेन मैपिंग के टेस्ट हैं, इन सब के बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। Hopefully you guys find it useful, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.